नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक तो शिक्षक दिवस है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी बच्चों ने खूब सारी मस्ती करी, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी भी है, यदा कदा ये सब प्रोग्राम होते रहते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वेव कंप्लीट कराएंगे, सब करवाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो तरंग, अगर आपसे पूछता है कि तरंग है क्या, तो सबसे पहले मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुनिए, समझिए। तरंगें बेसिकली किसी भी माध्यम में, कोई ऐसा मीडियम है, जैसे आप पानी को ले लीजिए, तालाब है, आप उसमें कंकड़ फेंक के मार दीजिए। अब मैं कह क्या रहा हूँ, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या है? तरंग है। नेचर के अकॉर्डिंग, अपने गुणों के आधार पर तरंगे दो प्रकार के, सब पूरा चार्ट बना दूंगा। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये हिस्सा है यांत्रिक तरंगों का, और दूसरे प्रकार की यांत्रिक, एक प्रकार की यांत्रिक और दूसरे प्रकार की जो तरंगें होती हैं उनको क्या कहते हैं? अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो तरंग क्या है, पहले ये बात, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। आप पेन पेपर लिए बैठे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, तरंगें कितनी प्रकार की? तो तरंगें दो प्रकार की। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इन्हीं को अयांत्रिक तरंगें कह लीजिए। और दूसरी तरफ यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें भी दो पार्ट में होंगी, एक अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें और दूसरा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। वेरी क्लियर है ना? इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी, जैसे यांत्रिक के दो भाग हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी कई पार्ट हैं। जैसे आप बात करें तो रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें, क्लियर है ना बात? इंफ्रारेड, औरक्त तरंगें, दृश्य प्रकाश, 5वें नंबर पर जाइए तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें, और 6ठे नंबर पर जाइए एक्स रेज, और 7वें नंबर पर जाइए गामा रेज। अब जितनी मैंने बातें ये बोली हैं, समझाई हैं, ये मैं बोर्ड में बनाने जा रहा हूं। 1 मिनट मैं पहले बना लूं, इसके बाद में फिर आप इसको समझें। देखो, ये चार्ट मुझे लगा मैं बना लूं, अब आपको समझाना है, मैं समझा रहा हूं। तरंग क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन रहा है तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शन होगा, तरंग क्या है, वहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे और आपको पहचान लाना है। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? आप वेव कहते हैं। किसी भी मीडियम में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया जाता है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग दो तरह का, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगें और दूसरा यांत्रिक तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगें, इसको हमने ए पार्ट में रख रखा है, इसको हमने बी पार्ट में रख रखा है। क्लियर है ना बात? अब यहां पर अगली बात सुननी है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर आपसे आगे हमें पूरा टॉपिक ही कवर करना है तो आप कम से कम जानिए तो अभी से कि ये कितनी तरह की होती हैं? 7 तरह की होती हैं। पहला क्या है? रेडियो तरंगें। दूसरा क्या है? सूक्ष्म तरंगें। तीसरा क्या है? अवरक्त तरंगें। और ये चौथा क्या है? ये दृश्य तरंगें। 5वां क्या है? यूवी रेज। 6वां क्या है? एक्स तरंगें। और 7वां क्या है? गामा रेज। बहुत ध्यान से बात को समझना है। जैसे इसको रेडियो तरंगें, तो हम इसको याद करा रहे हैं आपको, आर नाम दे दोगे, ये आर है। सूक्ष्म तरंगें, इसको आप एम नाम दे दोगे, और अवरक्त इंफ्रारेड, इसको आई नाम दे दोगे। तो पहले इनको, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आपको ये सब क्रम से ही क्यों याद होना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन हम यहीं से तोड़ लिया करेंगे बिना किसी हेडक के, हमें कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्रम से पता होना बेहद जरूरी है। फिर से मैं कह रहा हूं आर एम आई, ऐसे करके ख्याल रखिए थोड़ा सा। आर एम आई, स्टार्टिंग के 3 हो गए, आर एम आई। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या? विजिबल लाइट, तो इसको मैं वी, ये एक वर्ड होता है ना, एम आर आई कराते हैं, तो एम आर आई होता है। जैसे एम आर आई नहीं, वो मेडिकल का टर्म है, एम आर आई, यही तो करते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको मिड में कर देना है और इसे पहले कर देना, तो इसको शिफ्ट कर दीजिए। सबसे पहले ये चला गया और ये क्या हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया? आर एम आई, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। क्लियर है ना बात? अब यहाँ दृश्य प्रकाश में जाइए तो दृश्य प्रकाश को विजिबल लाइट कह दीजिए, व्हाइट लाइट कह दीजिए, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आपको आर एम आई वी इतना याद हुआ कि नहीं? मेरे साथ बोलना है, दोहराना एक बार। आर एम आई वी, 4 हो गए। 5वें में जाइए तो 5वां आपका अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज,
और छठवें में जाइए एक्स रेज और सातवें में जाइए तो क्या हो गया गामा रेज। सबके नाम पता चल गए। ये इतनी बात यहां पर आपको पता चली। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसका, चूंकि अब यहां पर हो तो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और देख लीजिए। मैं कह रहा हूं ये जो चौथे नंबर पर है ना, एक बात समझो, ये जैसे यहां से मैं अब इसको रफ कर दूं, हाँ रफ कर दे रहा हूं। यहां से अगर आप ऐसे नीचे जाते जाओगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तरंग दैर्घ्य कम होता जाता है। मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य, मैक्सिमम लैम्डा, वही तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा ही होता है, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य। हालांकि ये अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, चूंकि अब ये नाम आ गए तो थोड़ी सी बात जान लीजिए। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, v बराबर एन लैम्डा कैसे निकल के आता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल हो क्या होता है, साउंड के केस में किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, सब बातें समझाऊंगा। किस तरह से ग्राफ बनाते हैं, गर्त क्या है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, सब बातें समझनी है। तो मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेडियो तरंगों का। अब ऐसे नीचे जाते जाओगे तो यहां पर तरंग दैर्घ्य क्या होगा, मिनिमम। बात समझिए, यहां तरंग दैर्घ्य क्या होगा, मिनिमम। मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, रेडियो तरंग। और ये इसी क्रम में आप रखिएगा, अभी मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इसमें। अच्छा, ये तो हो गया मैक्सिमम। एक बात बताइए, आप लोगों ने, चूंकि 12वीं तक तो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होती है, हालांकि आगे मैं कराऊंगा, लेकिन आप समझिए पहले v बराबर क्या होता था मेरे बच्चे, v बराबर क्या होता था, एन लैम्डा। एन क्या होता था, फ्रीक्वेंसी। अब हम आपसे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कह लीजिए, या स्पीड ऑफ इस तरफ का ले लीजिए, प्रकाश कह लीजिए, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ लाइट का हो गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से किसी का भी आप कह सकते हो निर्वात में। और इस तरफ जो रहेगा साउंड, तो साउंड आपका इस तरफ आएगा और इसका चाल 0 डिग्री पर 332 होता है। सामान्य परिस्थितियां 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये चाल जो होती है 343 आपको कैलकुलेशन में अज्यूम करना होता है। तो सुनना है मैं क्या कह रहा हूं कि चाल तो कांस्टेंट है इसकी, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, कुछ भी है। अगर लैम्डा बढ़ा है तो, अगर लैम्डा इंक्रीज हुआ है तो एन को क्या होना होगा, कम होना होगा। तभी समझिए, जैसे लिखा हुआ है आपको, मैंने लिख रखा है 12 लिख रखा है, और 12 किसका किसका मल्टीप्लाई है, एन और लैम्डा का है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये जो मल्टीप्लाई है एन लैम्डा का, ये 4 गुणे में 3 है, ऐसे करके। अब मैं कह रहा हूं लैम्डा बढ़ाना है, तो लैम्डा मैंने बढ़ा करके कर दिया 6। तो अब अपने आप, चूंकि आना तो कांस्टेंट 12 ही है ना, तो चूंकि अब ये बढ़ के 6 हो गया, तो इसको 12 लाने के लिए कितना होना होगा, 2 होना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे, मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे, तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। आवृत्ति क्या होती है ये मैं समझाऊंगा। थोड़ी सी बात अब यहां पर शुरू हो गई तो थोड़ा सा पूरा ही कर लें। आवृत्ति क्या हो जाएगी, अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है तो आवृत्ति कम हो जाएगी। इस प्रकार अगर मैक्सिमम यहां पर तरंग दैर्घ्य है तो यहीं पर क्या मिनिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम इसकी आवृत्ति होगी। क्लियर है ना, मिनिमम इसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी। और यहां मिनिमम क्या है, लैम्डा है, तो यहां पर मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम इसकी क्या होगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी होगी। मैक्सिमम क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक बात और, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी। सीधे सीधे सवाल है मेरे बच्चे, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कहीं पर तो ऊर्जा भी, तो यहां पर एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरी आशा है कि इतना कुछ थोड़ा बहुत एक अनुमान आपको लग गया। क्लियर है ना बात। अब मैं इसे रफ करके व्हाइट लाइट का थोड़ा सा एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, दृश्य प्रकाश का बनाने जा रहा हूं, ताकि आपको तरंग दैर्घ्य कम ज्यादा कैसे हो रहा है वो समझ में आए। नहीं से हटा दे रहा हूं, समझना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चे जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश जब टूटता है वर्ण विक्षेपण, तो ये कितने कलर में टूटता है, दृश्य प्रकाश में ले रहा हूं, दृश्य प्रकाश ये टूटेगा तो कितने हिस्से में टूटेगा, 7 हिस्से में। क्या होता था आपको बहुत अच्छे से ख्याल है, VIBGYOR
क्लियर है ना। यहां इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती थी 3900, ये अच्छे से आपको ख्याल है। और इसकी क्या होती है 3900, इसकी क्या होती है 7600 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना बात। इसकी आवृत्ति क्या होती है 3900 और इसकी क्या होती है 7600। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझना है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बोला है मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य कहाँ होता है रेडियो तरंग का, और दृश्य प्रकाश इस नंबर पे है। तो अब देख रहे हैं जैसे दृश्य प्रकाश के हिस्से हैं तो ये नीचे को आते जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य कम होता जाएगा, ऐसे ऊपर को जाते जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा, और जो सबसे ऊपर होगा इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा, आवृत्ति सबसे कम होगी। ऐसे ही इसका उल्टा यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी रफ टफ बात मैंने समझा ली किसकी, हालांकि एक बार और आपको ये समझने का मौका मिलेगा जब आवृत्ति आवर्तकाल और क्रस्ट है ट्रफ है ये सब मैं आपको बता चुकूंगा तब। यहाँ पर दूसरे में आते हैं, यहाँ पर ये क्या है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये कैसे ख्याल रखना है थोड़ा सा सुनना है पहले। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अब यहां पर अनुप्रस्थ तरंगे इतना लिखो केवल लंबवत, और ये लंबवत नहीं होंगी माध्यम अनुदैर्ध्य तरंगे। सुनिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, जब माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं तो ये क्या होंगे आपके तरंग चलने की दिशा में या समांतर। क्लियर है ना। अगर लंबवत है तो अनुप्रस्थ और समांतर चल रहे हैं तो क्या हो गया अनुदैर्ध्य हो गया। यहां तक मुझे लग नहीं रहा है कोई समस्या वाली बात है, कतई आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना बात। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, वो तरंगे जो माध्यम के चलने, जो तरंगे हैं जो माध्यम में चल रही हैं, तो माध्यम जब तो उसके कण जो माध्यम के जो कण हैं तरंग संचरण की दिशा के क्या परपेंडिकुलर लंबवत, जैसे ऐसे तरंग जा रही है और ऐसे ये इनका क्या है मोशन है, ये इनका क्या है मोशन है, तो ये क्या है बच्चे लंबवत हैं। अगर ऐसा है तो उसे आप क्या कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग या अनुप्रस्थ यांत्रिक। देखिए इतनी बात आपको कतई क्लियर हो गई होगी, पूरी उम्मीद है। अगली बात समझनी है। एक बात तो ये आप समझ गए कि इनमें अंतर क्या है। अच्छा एक बात, अब इनमें थोड़े से अंतर ही देखने हैं, थोड़े से अंतर देख जाइए। हाँ थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, जैसे जल में आपने कंकड़ फेंका उसमें उत्पन्न तरंगे, तो जल में उत्पन्न तरंगे ये इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे एक सिरे पर आप उधर रस्सी बांध दीजिए वॉल में दीवार में और आप इधर से ऐसे ऐसे करें ऐसे ऐसे करें तो यहाँ पर जो कंपन होगा वो भी क्या होगा आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होगा। जल हो गया, रस्सी में रस्सी को इस तरह से बनाने पर उत्पन्न तरंगे। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी तो ये कैसे चल रही होंगी, तो इनको चलने के लिए आप बोलते हो कि ये समांतर चल रही होंगी और इसमें आ जाएगा आपका ध्वनि। बहुत बढ़िया, इसी को तो डिटेल में हमें पढ़ना है, यही तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस का तो पूरा ही हिस्सा है बट उसी पर तो हमें ज़्यादा फोकस्ड रहना है। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अब एक बात और सुनना है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं और जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है कि ये तरंगे जो होती हैं इनमें माध्यम के कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं, उसी स्थान पे रहते हैं, बस अपनी एनर्जी भी कौन सी गतिज ऊर्जा गति करना है और स्थितिज ऊर्जा कितना, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को आगे वाले पार्टिकल को क्या करती रहती हैं पास करती रहती हैं, उसे देती रहती हैं। तो इस प्रकार ये अपने माध्यम के कण जो है जो कण हैं वो माध्यम के जो कण है वो अपना स्थान नहीं बदलते हैं। क्लियर है ना बात, सिर्फ ऊर्जा आगे स्थानांतरित होती रहती है। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं और निर्वात में इनकी चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बार पूछा गया है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप देखिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छी बात है कि आपको आता है। क्लियर है ना बात। अब ऐसे ही यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आ जाइए, तो अगर हम इसमें से ध्वनि को काउंट करें तो ध्वनि की जो चाल होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसकी चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी होती है
332 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है? हाँ होती है। ये क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं लिख दूंगा अभी। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं, ये बिना मीडियम के चल सकती हैं। और निर्वात में इनकी चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। बहुत अच्छे से इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं 2-4 पहले क्वेश्चन कराता हूं, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए, एक का आंसर हम करेंगे, एक का आंसर आपको करना है। अब आप कैसे चॉइस दोगे, कौन सा वाला दें? कैसे नहीं दे पाओगे, इसीलिए कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से शेयर करते रहना है, दोस्तों को बताते रहना है और सब्सक्राइब कराते रहना, लाइक करते रहना ना, ताकि कभी लाइव हम लोग इस तरह से जुड़ सकें। सुनना है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग आपको बताना है। तो यांत्रिक तरंग, अब यहाँ पर अभी आप इससे देख करके आंसर करो, यांत्रिक हैं, अयांत्रिक हैं, या इनको वैद्युत चुंबकीय कहते हैं या इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे रेडियो तरंगे नहीं, प्रकाश तरंगे इधर आ गई, प्रकाश तरंगे ही दृश्य प्रकाश है, क्लियर है ना। ध्वनि हाँ यही तो मिला आपको, एक्स तरंगे भी इधर ही है, ध्वनि तरंगे उधर है। तो वो क्या हो गया, आपका आंसर कौन सा हो गया इसमें? इसका आंसर हो गया बी पार्ट। वेरी क्लियर है। अब इसका आंसर क्या होगा, ये आप सभी को आंसर हमें कमेंट करना है, क्लियर है ना बात। मैथ के वीडियो में जो लास्ट टाइम हमने डाला हुआ था उसमें श्याम जी हो गए हैं, बच्चा एक है, और आशीष, जीशान, निकिता, सुहानी और अक्षय है ना, और शोभित, ऐसे करके कुछ बच्चों ने आंसर किए हुए, और ये अच्छी बात है, क्लियर है ना बात। इस वीडियो को भी आपको पूरा ठीक से समझ देना है और इसके बाद में इसका सेकंड वाले का क्या राइट आंसर होगा ये आपको बताना है, क्लियर है ना बात। अब हम फिर से एक बार कह दें, ये हम सब बता चुके हैं। यांत्रिक तरंगे किस ऊर्जा को ले जा रही होंगी आगे? यांत्रिक ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा की योग को। ये किसको ले जाएंगे? विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को आगे ले जाएंगे। ये माध्यम के कण इसमें अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इनको माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यहाँ पर ये कितना होता है? ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आ गई होगी, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी, हाँ ये पूरा कराएंगे। ये आप वेव का पहला लेक्चर है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं सर ये हमें पूरा टॉपिक चाहिए, तो फिर बीच में क्विट कर जाएंगे, कहीं पर छोड़ छाड़ के पढ़ा करके। लेकिन अगर आप बोले नहीं कि हाँ सर समझ आया है और हमें ये पूरा तैयार करना है, तो ये हम आपको अच्छे से समझा लेंगे। बहुत अच्छे से ये अंतर इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना है, आपको अच्छे से करना है, क्लियर है ना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना है। मिलते हैं